हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं। इसके अलावा आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एनसी वेब रेगुलर कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या इग्नू के अंदर आईएमएफ को पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये आपका नया सिलेबस जो 6th सेमेस्टर का है उसके अंदर आईएमएफ जुड़ा है और आईएमएफ से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर आप लोगों को आईएमएफ का इंट्रो लिखना होगा जिसमें आप आईएमएफ के बारे में आप लोगों को बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। तो आज की इस नई वीडियो में हम यही बात करेंगे आईएमएफ के परिचय के। इसके अलावा आईएमएफ के कई और क्वेश्चन है, जैसे आईएमएफ का जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में बात आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आईएमएफ के कार्य पूछे जाते हैं और आईएमएफ की जो संरचना है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन, तीनों के अंदर इंट्रो सेम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आज की इस नई वीडियो में हम इस इंट्रो के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज़रूर ज्वाइन हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 24 जुलाई 1944 को हुई। अब ये कैसे स्थापना हुई? तो आप सभी को सबसे पहली बात, मैंने इससे प्रीवियस में आप सभी के लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है उसके तहत मैंने बताया था कि 3 आर्थिक ढांचे बनाए जा रहे थे। उसमें से एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, दूसरा आपका विश्व बैंक WB जिसे बोला जाता है और तीसरा है आपका बनाया जा रहा था ITO क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें कुछ कमियां थी जिन कमियों के कारण में अमेरिका की जो सीनेट है उसने इसको पास नहीं होने दिया और इसके बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और आगे चल के 1947 में क्या था कि गैट की स्थापना हुई। इसमें जो भी परिवर्तन करके गैट की स्थापना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, इसकी स्थापना की गई और इसके साथ साथ आगे चल के 1 जनवरी 1995 में क्या किया गया? 1995 में जो गैट है, गैट का नाम परिवर्तन करके WTO रख दिया गया। क्या रखा गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो आपने एक चीज़ सीखी अब तक, आपने क्या सीखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF है, इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत कब हुई? इसकी स्थापना 24 जुलाई 1946 को हुई और इसका आरंभिक उद्देश्य था आपसी सहयोग, देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना और देशों के लिए एक फ्रेमवर्क यानी मार्गदर्शन का काम करना। यानी हम जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या है कि विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इस संगठन का एक काम ये था कि ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है उनके बीच में आर्थिक सहयोग स्थापित करना और उनके लिए फ्रेमवर्क यानी एक मार्गदर्शक का काम करना कि किस तरीके से आप सभी को अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना है। इसके साथ साथ वो देश जो मंदी से जूझ रहे थे, मंदी से जूझने का मतलब आपको पता है कि जो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1939 से 45 तक क्या हुआ? वॉर चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस वजह से बहुत सारे देश हैं ऐसे जिनके जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई थी। अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो नहीं हो पा रहा था, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय वो चौपट हो चुका था। इसकी वजह से जो भी देश मंदी के दौर से जूझ रहे थे उन देशों की जो आर्थिक नीति है उसको ठीक करना और उन्हें उन संघर्ष से जो भी इकोनॉमी फेस कर रही है उससे लड़ने लायक बनाना था। आर्थिक मंदी का प्रभाव देशों में कम हो सके, विश्व स्तर पर कम हो सके, इस क्षेत्र में भी काम किया जा रहा था। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, तभी विश्व में एशियाई देश ऐसे हैं, आप सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप और दूसरा नंबर आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप। ये 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम देखें 1950 के दशक के लगभग में अप्रोक्स इस टाइम पे ही बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज़ाद होते हैं, जिसमें भारत, चीन,
इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो वो देश जो गरीब थे उन्हें गरीबी से बाहर निकालना है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको compete करने लायक बनाया जा सके, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। इसके बाद में आगे IMF का जो मुख्य उद्देश्य था, वित्तीय स्थिरता लाना। वित्तीय स्थिरता क्या होती है, पहले आप इसको समझिए। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे इसको हम। वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है कि अगर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है, और मुद्रा की जो कीमत है उसका बड़ी तेज़ी से अवमूल्य हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंडियन का ₹1 इक्वल्स टू था अमेरिका का $1 के, अमेरिका के $1 के बराबर था। परंतु अगर आज हम बात करते हैं तो इंडिया का लगभग 78, 77, 75, ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये अमेरिका के $1 के बराबर है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत की जो मुद्रा है इसका अवमूल्य हो गया। तो सबसे पहली बात क्या करना है, वित्तीय स्थिरता लाना है कि जो पैसों की, जो करेंसी की जो वैल्यू है लगातार जो नीचे गिर रही है, इसको ठीक करना और जन सुविधा लाना। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व की जो आर्थिक समस्या है उनको समाधान करने के लिए देशों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है ताकि वहाँ पर किसी भी देश को अगर ऋण की ज़रूरत है तो वहाँ आकर ऋण की मांग कर सकता है, किसी भी देश को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो वहाँ पर आकर वो आर्थिक सहयोग की मांग कर सकता है। इसके साथ साथ वे सभी देश जो इसमें इच्छुक होंगे वो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों को क्या करता है, ऋण देता है। और ये ऋण दो चीज़ों को ध्यान में रख के दिया जाता है। पहला कि वो जो ऋण का पैसा है वो आर्थिक समृद्धि में लगाया जाए, आर्थिक समृद्धि में लगाया जाए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो ये देशों में क्या किस लिए ऋण देते हैं, ये उनकी जो मौद्रिक समस्या है उनको समाधान करने के लिए एक मंच के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार में वृद्धि होगा तभी एक देश की दूसरे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देशों में रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, गरीबी जो है वो दूर करने में काम आएगा। और इससे विभिन्न देशों की जो विनिमय दर है उसको भी हेल्प मिलता है। विनिमय दर का मतलब होता है कि आप देश से, हमारा देश है वो किसी चीज़ को एक्सचेंज करके दूसरी चीज़ से कैसे चीज़ें ले सकता है। तो ये देशों की जो विनिमय दर है उसकी स्थिरता को लाता है। स्थिरता का मतलब है फिक्स करता है, देशों की जो करेंसी है वो नीचे डाउन ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को भी बढ़ावा देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम जो भुगतान कर रहे हैं तो वो किस तरीके से ईजीएस्ट वे में व्यापार करके हम भुगतान कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कुछ जानी मानी करेंसी है, चाहे हम यूरो की बात करें, यूरो को छोड़ दें तो अमेरिका की डॉलर की बात करें या गोल्ड की बात करें, वैसे ज़्यादातर इन चीज़ों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। परंतु अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ऐसी एक्सेप्शनल करेंसीज भी डेवलप करता है। जैसे जब मैं भी आपको पढ़ाऊँगा तो USD, DSR, इन सब करेंसीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो क्या करता है, ये एक देशों का संगठन है और इसके अंदर लगभग, यहाँ पर आपको देशों के नाम लिखने, कितने 190 देश यहाँ पर लिखने, ये 190 देश लगभग लिखना है, या फिर आप लोगों को जो भी गूगल पर ऑथेंटिक प्रेजेंट का डाटा मिलता है, क्योंकि मुझे पता है आज जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करी है तो आप तक हो सकता है कुछ दिनों बाद आए, तो हो सकता है डाटा तब या तो कुछ घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो आप हमेशा डाटा गूगल पे सर्च करके ही उस चीज़ को लिखना। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय कोष में वर्तमान समय में लगभग 190 देश हैं, और जो कि विश्व में मुद्रा की सहयोग, वित्तीय नियंत्रण, आर्थिक व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसको बढ़ाने में, देशों की अर्थव्यवस्था सुधारने में, इन सब में कार्य करता है। ये अपने सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक जो है समस्याओं को सहायता करने की भी हेल्प करता है कि जिस देश में भी जो भी इकोनॉमी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। और ये विकासशील देशों में गरीबी हटाने की प्रक्रिया में मदद करता है। और ये वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो आज जो बड़ी तेज़ी से विकासशील देशों की जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए वे सदस्य देश, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए वे सदस्य देश जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उनको मदद पहुंचाने का भी एक मंच प्रदान करता है और इसके साथ साथ देशों के बीच में संवाद भी करवाता रहता है।
तो इसके साथ साथ यही था इंट्रो, आपको यही इंट्रो लिखना है, अच्छे तरीके से नोट प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आप लोगों को मिल जाए। दूसरी चीज़, आप सब अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट भी शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।